Hi students, welcome in this video. In this video we are going to study about ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन को समझने के लिए हमको पहले गैस लॉ समझना पड़ेगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देखिए फर्स्ट इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन. सेकेंड इज बायस लॉ. बायस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. एंड थर्ड इज अवोगाड्रो लॉ. अवोगाड्रो लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस. यहाँ पे एक चीज हमने आपको बताया था कि अगर हम चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट होता है. जब हम बायस लॉ पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट होता है. और जब हम अवोगाड्रो लॉ पढ़ते हैं वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल का रिलेशन, तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब हम इन तीनों लॉ को कंबाइन करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमको वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी. अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे सभी वेरी कर रहे हैं और ये तीनों लॉ को हमने कंबाइन कर दिया. इसको कहते हैं हम कंबाइंड गैस लॉ. दिस इज कंबाइंड गैस लॉ. यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रखेंगे तो ये हो जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू R N T by P, where R is proportionality constant and this proportionality constant is known as universal gas constant. R is known as universal gas constant. Then यहाँ से हमको इक्वेशन मिलता है PV इक्वल टू nRT. This equation is known as combined gas law or ideal gas equation. This is ideal gas equation or combined gas law. इसको हम ideal gas equation इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गैस इस इक्वेशन को ओबे करता है वो सभी गैस लॉ को ओबे करता है. दिस मीन्स जो गैस सभी गैस लॉ को ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में ओबे करेगा वही गैस इस इक्वेशन को ओबे करेगा. तो जो भी गैस कंबाइंड गैस लॉ को ओबे करता है या गैसेस के जितने भी लॉ हैं गैस लॉ को ओबे करता है उस गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस. और जो गैस ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस लॉ को ओबे नहीं करता उसे कहते हैं हम नॉन आइडियल गैसेस. जितने भी रियल गैसेस हैं दिस मीन्स जो गैस नेचर में एग्जिस्ट करता है ये सभी गैसेस गैस लॉ को ओबे नहीं करते हैं. दिस मीन्स ऑल द रियल गैसेस आर नॉन आइडियल इन नेचर. ये आइडियल और नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट हम आइडियल गैस इक्वेशन के बाद डिस्कस करेंगे. ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया. अब इसके बेसिस पे और भी डेरिवेशन हम लोग को पढ़ने हैं. पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं देन आफ्टर हम रियल एंड आइडियल गैस को डिस्क्राइब करेंगे. तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका आइडियल गैस इक्वेशन. अब आइडियल गैस इक्वेशन को अगर आप चार्ल्स लॉ के कंडीशन में ट्रीट करते हो, चार्ल्स लॉ का कंडीशन क्या है? कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल एंड कांस्टेंट प्रेशर. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आप यहाँ पे देखिए दो स्टेट ले लीजिए. फर्स्ट स्टेट में क्या होगा P1 V1 इक्वल टू N1 इंटू RT1. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर. तो ये फिक्स हो गया, R भी फिक्स है, मतलब ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है. ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो V इक्वल टू NR बाई P इंटू T1. ये आ रहा एक कांस्टेंट है, तीनों वैल्यू कांस्टेंट है तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा. दिस मीन्स आप कह सकते हो V इज प्रोपोर्शनल टू T. वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर और फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए ट्रीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ल्स लॉ. सिमिलरली अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को ट्रीट करते हैं बायस लॉ के कंडीशन में, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के लिए हम
आइडियल गैस इक्वेशन को ट्रीट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मीन्स हमको मिल जाएगा बायल्स लॉ। कैसे? देखिए ये है पीबी इक्वल टू एनआरटी, एक स्टेट ले लीजिए P1 V1 इक्वल टू N1 RT1। आपको अप्लाई करना है बायल्स लॉ का कंडीशन, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, दिस मीन्स PV बिकम कांस्टेंट, दिस इज आल्सो बायल्स लॉ। तो यहां से हमको बायल्स लॉ मिल जाएगा। अगेन देखिए एवोगैड्रो लॉ, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें आइडियल गैस इक्वेशन में तो हमको मिल जाएगा एवोगैड्रो लॉ। कैसे? PV इक्वल टू nRT, यहां पे हमको कांस्टेंट क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो क्या मिलेगा हमको, V इक्वल टू RT बाई P इंटू N, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है और P भी कांस्टेंट है, तो इन तीनों का रेशियो कांस्टेंट होगा। दिस मीन्स वॉल्यूम बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। इस तरह से आप आइडियल गैस इक्वेशन से गैस लॉ को भी डिराइव कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दो स्टेट में गैस को डिस्क्राइब करें, जैसे एक कंटेनर ले लीजिए आप, इस कंटेनर में कोई गैस रख दिया हमने, इस गैस का प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है, और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दीजिए, R भी कांस्टेंट है। अगर फिक्स आप नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को हम एक कंडीशन में लिए जिसमें इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, आप नंबर ऑफ मोल को भी चेंज कर सकते हो, ये हो गया। अब इसी कंटेनर में दूसरे गैस को ले लिया या इसी गैस को ले लिए जिसमें इसका प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V2 और नंबर ऑफ मोल N2 है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन मिलेगा हमको, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है R, तो आप इसको लिख सकते हो PV बाई NT इक्वल टू R। किसी भी गैस के लिए PV बाई NT की वैल्यू कांस्टेंट है, तो PV बाई NT की जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा P1 V1 बाई N1 T1 इक्वल टू R, और सिमिलरली P2 V2 बाई N2 T2, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, A इक्वल हो जाएगा P1 V1 बाई N1 T1 इक्वल टू P2 बाई V2 बाई N2 T2। अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट कर दिया, ओनली 3 वेरिएबल चेंज हो रहा है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, तो देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PV बाई T P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को भी कांस्टेंट कर दिया और उसको दो अलग अलग कंडीशन में रख रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है। सेकेंड कंडीशन में उसी गैस के उसी अमाउंट का टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 है। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, दो इक्वेशन मिलेगा आपको। फर्स्ट इज P1 V1 इक्वल टू nRT1 और सेकेंड इक्वेशन मिलेगा आपको P2 V2 इक्वल टू nRT2। आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपको ए रिलेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये गैसियस स्टेट के तीनों वेरिएबल में रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू से दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। गैस का प्रेशर उसके डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप कैसे प्रूव करोगे, तो इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, PV इक्वल टू
nRT. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं P इक्वल टू nRT बाई V. अब हमको प्रूव क्या करना है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी. तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम. वी नो दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इक्वल टू मास ऑफ गैस इन द ग्राम बाई मोलर मास ऑफ गैस. ये फॉर्मूला होता है, ये मोल कॉन्सेप्ट से आप पढ़े होंगे क्लास 11th में. तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे n की, तो n की वैल्यू जाएगा W बाई m, मास बाई मोलर मास. तो P इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू RT बाई मोलर मास इंटू V. अगर आपने गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो P इक्वल टू हो जाएगा W बाई V इंटू RT बाई M. यहाँ पे देखिए मोलर मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही है. तो ये पूरा रेशियो हो गया कांस्टेंट. और मास बाई वॉल्यूम को कहते हैं हम डेंसिटी. वी नो दैट मास बाई वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. तो हम यहाँ से कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. या आप पहले इसको लिख दीजिए डेंसिटी प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेंसिटी. ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने k लिख दिया. तो अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो वी कैन प्रूव दैट प्रेशर ऑफ द गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी. गैस का प्रेशर उनके डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ये हम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू से दैट मोलर मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस. मोलर मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस. या आपका डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस. तो इसको भी हम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव करेंगे. देखिए कैसे. PV इक्वल टू nRT. दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. अब यहां पे देखेंगे हम प्रेशर इक्वल टू nRT बाई P, सॉरी nRT बाई V. प्रेशर इक्वल टू nRT बाई V. n इज द नंबर ऑफ मोल. इसको हम कहते हैं मास इन ग्राम बाई मोलर मास. देन प्रेशर इक्वल टू मास इन ग्राम इंटू RT बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस. ये इक्वेशन मिलेगा आपको. अब आप W बाई V को डेंसिटी लिख सकते हैं. मास इन ग्राम बाई वॉल्यूम को आप कह सकते हो डेंसिटी. देन प्रेशर इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT बाई M, वेयर M इज द मोलर मास ऑफ द गैस. अब देखिए अगर हम इस कंडीशन में प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो ये हो जाएगा मोलर मास इक्वल टू dRT बाई P. RT बाई P इज कांस्टेंट. RT बाई P इज कांस्टेंट क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही है. टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया आपने और प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया. टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है. तो मोलर मास विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस. अगर कोई गैस है जिसका टेम्परेचर और प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया तो उस गैस का मोलर मास उसके डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा. या आपको उस गैस की डेंसिटी उसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. दिस मीन्स डिफरेंट गैसेज होंगे. अगर मोलर मास डिफरेंट है तो गैसेज डिफरेंट होंगे. दिस मीन्स आपको अगर किसी गैस को डेंसिटी के आर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाए तो आप उसके मोलर मास के आर्डर में अरेंज कर सकते हो. अगर वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी का आर्डर उसके मोलर मास का आर्डर होगा क्योंकि डेंसिटी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब देखिए इस इक्वेशन को हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दो अलग अलग कंडीशन के लिए.
यहाँ पे एक रेशियो बन जाएगा, इस इक्वेशन को देखेंगे आप तो ये हो गया m मतलब मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू ये आपको कांस्टेंट इंटू डेंसिटी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लिख दिया हमने। देन इसको आप कह सकते हो m बाई डी इज कांस्टेंट। देन अलग अलग कंडीशन के लिए आप लिख सकते हो m1 बाई d1 इक्वल टू m2 बाई d2। दिस मीन्स किसी फर्स्ट गैस का मोलर मास m1 है तो उसकी डेंसिटी गिवन है, सेकेंड गैस का मोलर मास दिया है तो उसकी डेंसिटी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन यूज कर सकते हो। देखिए दो गैसेज हैं, एक का मोलर मास गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, दूसरे गैस का मोलर मास गिवन है और उसकी डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। जिस कंडीशन में फर्स्ट गैस का डेंसिटी दिया हुआ है, जिस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे, उसी कंडीशन पे आपको सेकेंड गैस की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ये इक्वेशन डिराइव हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन से। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव कर दिया, वैसे यहाँ से हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं दो अलग अलग कंडीशन के लिए। जैसे मान लिया इसको हम लिख देंगे P इक्वल टू K इंटू डी, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड D इज डेंसिटी ऑफ द गैस। अब यहां से आप लिख सकते हो P बाई डी इज कांस्टेंट। P बाई डी कांस्टेंट है तो सेम गैस को अगर हम अलग अलग कंडीशन में लेते हैं तो P1 बाई D1 इक्वल टू P2 बाई D2 हो जाएगा। दिस मीन्स यहां पे हम क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर, और गैस सेम है क्योंकि मोलर मास भी कांस्टेंट है। दिस मीन्स अगर हम सेम गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे कंसीडर करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका प्रेशर और डेंसिटी गिवन है, सेकेंड टेम्परेचर पे उसका प्रेशर दिया हुआ है तो डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, और डेंसिटी दिया है तो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और ये रिलेशन डिराइव कहाँ से हुआ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस तरह से आप आइडियल गैस इक्वेशन से यहाँ पे 5 वेरिएबल हैं, किसी को भी कांस्टेंट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बट आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे आर की वैल्यू पुट करने में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, ये समझना हमको। क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को यूज करके कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको ओनली वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, बट आपको आर की वैल्यू किस यूनिट में पुट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आर की वैल्यू और उसकी यूनिट। देखो अभी हमने बताया आपको कि आर की जो वैल्यू है, आप बहुत सारे वैल्यू यहाँ पे लिखा गया, इन सब वैल्यू में से आपको वही वैल्यू पुट करना है जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट होता हुआ। अगर आप कोई दूसरा वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर वो गलत आएगा या आपका सलूशन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंसियरली डिसाइड करना पड़ेगा कि आर की कौन सी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं पुट करें। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए ये है PV इक्वल टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे आर की वैल्यू हम डिसाइड करने जा रहे हैं। एक चीज जान देंगे आप, नंबर ऑफ मोल की यूनिट हमेशा मोल होता है और टेम्परेचर की यूनिट हमेशा हमको केल्विन लेके चलना है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा केल्विन में पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में किसी भी दूसरे यूनिट में दिया है तब भी आपको उसको केल्विन में चेंज करना है पहले, फिर पुट करना है। मतलब ये दोनों यूनिट कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होने हैं, ये मोल और ये केल्विन में रहेगा। यूनिट चेंज किसका होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे ध्यान देंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम किस यूनिट में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू पुट करना है आपको। जैसे आपको प्रेशर दिया हो ATM में और वॉल्यूम दिया हो लीटर में, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसमें वॉल्यूम लीटर में दिया है और प्रेशर ATM में दिया गया है, तो आप आर की वैल्यू पुट करेंगे 0.082। दिस इज इन ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। बट अगर आपको प्रेशर बार में दिया गया है, वॉल्यूम लीटर में दिया गया है,
देखो लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों एक ही बात होता है, यहाँ भी हो सकता है। डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आपको वैल्यू प्रेशर की वैल्यू बार में और वॉल्यूम का वैल्यू लीटर में दिया गया हो तो आप पुट करेंगे 0.083। 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन होगा और 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन होगा। देन इसकी और भी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, 8.314 पुट करेंगे जब आपको प्रेशर किलो पास्कल में दिया हो, किलो पास्कल, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब यानी कि लीटर में दिया हो, तो आप इसको यूज करेंगे 8.314 किलो पास्कल पर लीटर पर मोल पर केल्विन। देन यहाँ पे इसको पहले समझिए, ये देखिए, ये है पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू पी वी बाई एन टी, आर इक्वल टू पी वी बाई एन टी, और प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया इंटू वॉल्यूम, और ये एन इंटू टी हो जाएगा। देन अब देखो, जो एरिया होता है ये होता है लेंथ स्क्वायर एंड वॉल्यूम होता है लेंथ क्यूब। तो आप जब इसको पुट करेंगे तो ये -2 पावर इस 3 पावर को कैंसिल करेगा, यहाँ पे एक L बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू फोर्स या फोर्स इंटू लेंथ। ये डायमेंशन है वर्क का, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन यही होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की। तो इसको आप कह सकते हो वर्क, दिस इज वर्क। तो आप R को कह सकते हो वर्क पर मोल पर केल्विन, R इज वर्क पर मोल पर केल्विन। दिस मीन्स 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने से जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन के वैल्यू को कहते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मतलब कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल लिया हमने तो 1 केल्विन उसका टेम्परेचर चेंज करने से जो वर्क डन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम वर्क के डायमेंशन को यूज करते हैं तो वर्क का डायमेंशन होता है, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में अर्ग, वर्क यूनिट अर्ग होती है, तो ये अर्ग पर मोल पर केल्विन हो जाएगा इन सीजीएस यूनिट, और तब R की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर मोल पर केल्विन। अगर हम जूल में देखें, वर्क की यूनिट जूल लेते हैं, तब यहाँ पे हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे देखिए रिलेशन अर्ग और जूल में क्या होता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। नेक्स्ट देखिए, अगर हम वर्क का यूनिट कैलोरी में लेते हैं तो इस R की वैल्यू हो जाती है 1.987 केल्विन पर मोल, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो ये आप 2 लिख सकते हो, होता तो है 1.987 बट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, तो बेटर होगा कि आप 2 लिखिए, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा और याद रखना भी आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो इस तरह से आप R के डिफरेंट वैल्यू को यूज करेंगे इन डिफरेंट केसेस। कैसे आप डिसाइड करेंगे किस केस में क्या यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट क्या दिया गया है। प्रेशर एंड वॉल्यूम के गिवन यूनिट के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि R की कौन सी वैल्यू हमको यूज करना है। अगर आपने R की वैल्यू यूज करने में मिस्टेक किया तो आपका सोल्यूशन रॉन्ग होगा, क्योंकि R की वैल्यू जस्टिफाई नहीं होगा तो अलग अलग यूनिट में इसकी अलग अलग वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन भी डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के आप प्रेशर वॉल्यूम के यूनिट के बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे कि R की कौन सी वैल्यू यूज करनी है, तभी सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल को। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, 35 ml ऑफ O2 कलेक्टेड इन at 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 758 mmHg प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP। 35 ml O2 को 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब रखा जा रहा है तो इसका प्रेशर हो रहा है कितना,
758 mmHg। अब इसी गैस को, इसी अमाउंट को जब एनटीपी पे रखा जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। मतलब एक टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम दिया है और दूसरे टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। देखो फर्स्ट आपका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको चेंज कर लीजिए 273 ऐड करके केल्विन में, तो ये हो जाएगा 279 केल्विन। सेकेंड आपको इसका वॉल्यूम दिया है कितना, 35 ml T1 V1 और P1 भी दिया है। P1 कितना है 758 mmHg। अब आपको एनटीपी पे फाइंड करना है क्या, इसका वॉल्यूम। तो देखिए एनटीपी पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। तो टेम्परेचर जो है एनटीपी पे यानी कि T2 है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, इसको आप केल्विन में चेंज कर लीजिए, 273 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। देन एनटीपी पे प्रेशर होता है 1 atm, तो P2 कितना हो जाएगा 760 mmHg। 760 mmHg 1 atm प्रेशर के इक्वल है। देन आपको V2 फाइंड करना है। दिस मीन्स देखिए आपको T1 V1 और P1 दिया है, T2 P2 दिया है और V2 फाइंड करना है। तो ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। यहाँ पे आपको तीन चीज दिया है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आप इन दोनों को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे क्योंकि सेम गैस का है बात कर रहे तो नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे दो इक्वेशन बनाइए, P1 V1 इक्वल टू nRT1 एंड P2 V2 इक्वल टू nRT2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब यहाँ पे V2 आपको फाइंड करना है, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा P1 V1 इंटू T2 बाई T1 इंटू P2। वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 की वैल्यू है 758, V1 की वैल्यू 35 ml, दिस इज 35 ml and T1 is 279 Kelvin, 279 Kelvin, sorry this is T2 now, T2 is 273 Kelvin, this is 273 Kelvin by T1 279 Kelvin and P2 is 1 atm यानी कि 760 mmHg। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी मिलेगा इन ml। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा 34.16 ml। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये समझ में आ गया। देखो जिन वेरिएबल्स का रिलेशन हमको फाइंड करना उनके अलावा बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे और दो इक्वेशन बना के उसको डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशन मिल जाएगा, इसी रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको देखिए 10 ग्राम ऑफ O2 इंट्रोड्यूस इन 10 ग्राम, this is 16 ग्राम। 16 ग्राम of O2 introduced in an evacuated मतलब evacuated vessel, मतलब ऐसा वेसल जिसमें पहले ही वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मतलब उसके अंदर कोई और गैस नहीं है। evacuated vessel of 5 लीटर, उसका वॉल्यूम 5 लीटर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है गैस का। मतलब एक 16 ग्राम ऑक्सीजन को एक खाली कंटेनर में इंट्रोड्यूस किया जिसका वॉल्यूम 16 ग्राम O2 को एक वैकेंट कंटेनर में इंट्रोड्यूस किया जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको उसका प्रेशर फाइंड करना है, मतलब आपको यूज करना है PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे देखेंगे आप N की वैल्यू आपको चाहिए, N तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, आपको मास दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल होता है मास इन ग्राम बाई मोलर मास, तो मास इन ग्राम गिवन है दैट इज 16 ग्राम। मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है
O2 एटॉमिक मास 16 होता है, 2 एटम है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 32। तो इसको आप 32 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। हाँ, ये हो जाएगा 0.5 मोल। आपने फाइंड कर लिया n की वैल्यू, n की वैल्यू कितना है 0.5 मोल है। अब आप देखिए R की वैल्यू कांस्टेंट है, T की वैल्यू गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो T को आप केल्विन में चेंज कर लीजिए। T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 538, 7 प्लस 2 9, 298 केल्विन। आपको प्रेशर दिया है, सॉरी प्रेशर फाइंड करना आपको, वॉल्यूम इन लीटर गिवन है, वॉल्यूम कितना है V इज 5 लीटर। अब आप इसको पुट कर दीजिए, P इक्वल टू N की वैल्यू आप पुट कर देंगे 0.5, T की वैल्यू पुट करेंगे 298 बाई V की वैल्यू आप पुट करेंगे 5, दिस इज इन लीटर। अब आप T की वैल्यू देखो, सॉरी R की वैल्यू, R की वैल्यू अगर आप पुट करते हो ATM लीटर में तो आपको प्रेशर ATM में मिल जाएगा, ये तो लीटर में है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है, तो अगर आप ATM लीटर में पुट करते हैं R की वैल्यू तो प्रेशर आपको ATM में मिल जाएगा, और ATM लीटर में R की वैल्यू होती है 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रेशर इन ATM। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से आपको मिल जाएगा प्रेशर ऑफ द गैस। R की वैल्यू पुट करते समय ध्यान देंगे कि हम R की वैल्यू जिस यूनिट में पुट करेंगे प्रेशर उसी यूनिट में मिलेगा हमको। अगर हम R की वैल्यू किलो पास्कल पर मोल पर केल्विन में पुट करते हैं, किलो पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन, तो इसकी वैल्यू भी हमको किलो पास्कल में मिलेगी। अगर इसका वैल्यू हम R की वैल्यू पुट करते हैं ATM लीटर पर मोल पर केल्विन में, तो हमको P की वैल्यू ATM में मिलेगा। अगर हम R की वैल्यू पुट करते हैं बार पर मोल पर केल्विन में, बार लीटर पर मोल पर केल्विन, तो हमको P की वैल्यू बार में मिल जाएगा। तो आप जिस यूनिट में पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग P की वैल्यू आपको मिल जाएगी।